today we are here to discuss power sharing. This is our first chapter from civics, and this is my first video related to SST. And right now, अब हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर्स है सब पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। तो हम बात करेंगे पावर शेयरिंग का। तो शेयर मीन्स क्या होता है? एक दूसरे से साझा करना। ठीक है, तो पावर को हम साझा करना सीखेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को शेयर किया गया है। तो ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ की सारी चीज़ों से जागरूक हैं। बट यहाँ पे दो एग्जांपल आपको लिया जाएगा, एक यूरोपियन नेशन है और एक अपना श्रीलंका है। ठीक है, ये दो नेशंस हैं जो पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका। तो दो चीज़ें याद रखिए कि बेल्जियम जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करता है पावर शेयरिंग का, कि पावर शेयरिंग की वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर और जो एक देश के अंदर जो विवाद होता है, जो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उथल पुथल होता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और श्रीलंका एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें अगर पावर शेयर नहीं किया जाता है, लोगों के बीच नहीं बांटा जाता है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, तो फिर वहाँ पे आपका सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर का मतलब कि एक ही देश के अंदर दो अलग कम्युनिटी, दो अलग समुदाय आपस में भिड़ जाएं, लड़ जाएं और एक वो बहुत बड़ा वॉर में बदल जाए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिविल वॉर। ठीक है, तो सिविल वॉर का मतलब कि विद इन द कंट्री की बात होती है। तो छोटा सा एग्जांपल है, पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, और ये आपका हरियाणा से भी क्या आपका छोटा है। इसकी जो बॉर्डर है बेल्जियम जो बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, याद रखिएगा। और जो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है, जो आधा है किससे? हरियाणा से। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो बेल्जियम है हमारे इंडिया के हरियाणा से छोटा है, और इसकी पॉपुलेशन आधी है, यानी अ लिटिल 1 करोड़ है, जो हरियाणा के पॉपुलेशन से आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक कंपोजिशन का मतलब कि जो बेल्जियम है जहाँ पे लगभग 1 करोड़ लोग हैं, वहाँ पे लोगों का जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम बात करते हैं ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak फ्रेंच। कहने का मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि ये अगर आपका ये बेल्जियम है, तो बेल्जियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले हिस्से को हमने बोल दिया कि फ्लेमिश रीजन है। कौन सा रीजन है आपका? ये फ्लेमिश रीजन है। ठीक है, और ये आपका वलोनिया रीजन है। कौन सा रीजन है आपका? वलोनिया रीजन। तो क्या कह रहा है इसमें कि 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। 59% लोग कहाँ रहते हैं? आपके फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो क्या बोलते हैं आपका? डच लैंग्वेज। क्या बोलते हैं आपका? डच लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और वोलोनिया रीजन में आपके 40% जो लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं आपके? 40% जो लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं आपके? फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। और कह रहा है कि इसमें से मान लीजिए कि ये वाला रीजन जो है वो 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं आपके? जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, इसके कैपिटल की बात करते हैं। तो जैसे एक और छोटा सा हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया। ऊपर आपका फ्लेमिश, नीचे आपका वलोनिया। तो कह रहा है कि जो इसकी जो कैपिटल सिटी है, यहीं से स्टोरी आपकी पूरी बदलती है। जो कैपिटल सिटी है, लिखा ना कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है क्या है? वो ब्रुसेल्स है। 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% डच स्पीकिंग। कह रहा है कि जो ब्रुसेल्स है उसमें 80% लोग क्या बोलते हैं आपके? फ्रेंच बोलते हैं, और उसमें से 20% लोग क्या बोलते हैं आपके? डच बोलते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ पे फ्रेंच बोलने वालों की जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है, मतलब वो 80% है, और डच स्पीकिंग लोग 20% है। और यहाँ पे अब यहीं से विवाद आपका छिड़ता है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। और कह रहा है कि जो माइनॉरिटी, आप ओवरऑल देखेंगे कि यहाँ से भी आपको मालूम चलेगा कि 59% डच है और 40% आपके फ्रेंच वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि जो माइनॉरिटी है वो फ्रेंच वाले हैं, लेकिन ये जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू
Dutch. This was the resent by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development, education and much later. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको एक्सेप्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच होती है और पावरफुल होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन में। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए इस फिगर को आप समझिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपका फ्लेमिश रीजन है। ठीक है, लिखा है ये फ्लेमिश रीजन है। ये आपका वोलोनिया है जो फ्रेंच स्पीकिंग है। ये आपका ब्रुसेल्स है जो कैपिटल है, जिसमें 80% आपके फ्रेंच स्पीकिंग होते हैं और 20% आपके डच स्पीकिंग होते हैं। फिर कह रहा है ये जो एरिया वो जर्मन स्पीकिंग एरिया है। तो आप देख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है उसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाँ 59% जो आपके हैं वो डच स्पीकिंग है, 40% जो हैं वो आपके फ्रेंच स्पीकिंग है, 1% जो है वो आपके जर्मन स्पीकिंग है। ठीक है, और सारा जो लफड़ा है वो ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है वहाँ की है। क्यों? क्योंकि यहाँ 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है, जिससे डच वाले क्या होते हैं, इनसे नाराज़ होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ग्लोसरी देख लेते हैं। एथनिक क्या होता है? ए सोशल ग्रुप, ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर। एक सोशल डिवीज़न होता है वहाँ की सोसाइटी, जिस भी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं वहाँ पे एक डिवीज़न होता है लोगों के बीच में। वो किस बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, जो कल्चर होता है उसको लेकर के होता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप्स एंड कल्चर बोथ दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम। मतलब लोगों के अंदर जो सिमिलरिटी होती है उनको एक जगह रख दिया जाता है, तो वो एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब सिमिलरिटी के आधार पे उनको अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस आगे कह रहा है कि दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 60। अब इसी को लेकर के फ्रेंच जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा रिच होते हैं, तो उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। और इसका जो आप देखेंगे नतीजा जो है वो आपको 1950 और 1960 में मिलता है। और जो ये टेंशन जो होता है दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कह रहा है कि मोर एक्यूट इन द ब्रुसेल्स। लेकिन ये कंडीशन जो लोगों का एक दूसरे से विरोध करने का होता है वो ब्रुसेल्स में ज़्यादा होता है। ब्रुसेल्स में ज़्यादा क्यों होता है? कि ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी होती है, ब्रुसेल्स में क्या आपका 80% फ्रेंच स्पीकिंग होते हैं और 20% आपके डच स्पीकिंग होते हैं। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग जो होते हैं उसका उनकी पॉपुलेशन ब्रुसेल्स में ज़्यादा होती है, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा रिच होते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या फिर किसी भी फील्ड में। तो जिससे क्या होता है जो डच स्पीकिंग है वो इनका विरोध करते हैं। ठीक है, Brussels present a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country and but the minority in the capital. अब इस चीज़ को समझिए, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे कहने का सेंस ये है कि डच वाले कहते हैं कि भाई हम लोग 59% है पूरे देश में और जो फ्रेंच है वो 40% है। लेकिन अगर राजधानी की बात करते तो राजधानी में फ्रेंच जो 80% है और 20% जो डच हैं। तो हम लोग मेजोरिटी में हैं, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हम लोग के जो फ़ायदे हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। और फ्रेंच जो माइनॉरिटी में है लेकिन उनको फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि वो ज़्यादा रिच है और ज़्यादा पावरफुल है। अब आगे देखिए, ये एक कंडीशन वहाँ का हो गया। अब कंपेयर करते हैं श्रीलंका से। तो श्रीलंका क्या एक आइलैंड नेशन, आइलैंड मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। जस्ट फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, मतलब इंडिया के तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल्स, यहाँ पे भी 2 करोड़ लोग हैं जैसे कि हरियाणा में। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशियन रीजन श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे श्रीलंका के अंदर भी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स मतलब बिंग डिफरेंट, अलग अलग। अब जैसे इसमें कह रहा है द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ द सिंघाला स्पीकर, इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो सिंघाला स्पीकर हैं जो 74% है। उसके बाद तमिल स्पीकर जो हैं वो आपके 18% है। एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप, तमिल में 2 सब ग्रुप हैं। एक जो होते हैं ओरिजिनल तमिल जो होते हैं और दूसरा जो होते हैं वो इंडियन तमिल्स होते हैं जो इंडिया से वहाँ पे गए होते हैं। ठीक है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन। जो तमिल वहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट हैं उसको तमिल श्रीलंकन तमिल कहा जाता है। और जो इंडिया से प्लांटेशन के टाइम पे अंग्रेज़ वगैरह ले गए थे यहाँ से, तो उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। अब देखिए
अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि तब जो आपने पढ़ा यहाँ पे जो कंपोजिशन आपने पढ़ा कि 74% जो सिंघाला हैं, 18% जो है वो तमिल हैं। तमिल में भी दो सब ग्रुप है, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल। तो देखिए श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है और जो बाकी जो बच जाते हैं वो इंडियन तमिल्स हैं। इसमें लिख रखा है कि whose forefather come from India as a plantation workers during colonial period is called Indian Tamil। जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया से ले जाते थे वहाँ पे प्लांटेशन के लिए, तो उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिंगाला स्पीकिंग पीपल्स आर द बुस्ट। कह रहा है कि आप जो मैप देखेंगे तो मैप में बताया जाएगा कि श्रीलंकन जो तमिल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के नॉर्थ में और ईस्ट में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जो सिंघाला स्पीकिंग पीपल्स हैं वो जनरली क्या है, बुद्धिस्ट है, उनका रिलीजन क्या है, बुद्धिस्ट है। बाकी जो लोग हैं वो द वाइल द मोस्ट तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम, यानी जो आपके 70-80% जो तमिल हैं वो क्या है आपके या तो हिंदू है या तो मुस्लिम है। और कह रहा है जो बाकी 7% हैं वो क्या है आपके क्रिश्चियन है। हु देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु स्पीक तमिल एंड सिंघाला, मतलब कि जो बाकी जो 7% हैं वो क्रिश्चियन है लेकिन वो दोनों तमिल और सिंघाला दोनों बोलते हैं। जस्ट अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन द बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजॉरिटी एंड force it will on French and German speaking population. This would push the conflict among the community further. This could lead to very massive partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy even bigger majority, could impose it will the entire community. कह रहा है कि आप देखेंगे बेल्जियम के केस में क्या होता था कि जो डच कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी और जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन जो पावर को एंजॉय कर रही थी वो माइनॉरिटी कर रही थी, मेजॉरिटी नहीं कर रही थी। लेकिन श्रीलंका के केस में आप देखिए कि जो सिंघालाज हैं जो 74% है वो पावर को एंजॉय कर रहे थे और माइनॉरिटी पावर को एंजॉय नहीं कर रही थी। तो कह सकते हैं कि आपका बेल्जियम और श्रीलंका दोनों अलग केस है। मतलब बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में माइनॉरिटी पावर को एंजॉय कर रही थी और श्रीलंका में मेजॉरिटी पावर को एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्ट्रगल कर रही थी और यहाँ पे माइनॉरिटी स्ट्रगल कर रही थी। जैसे ये आपका बेल्जियम है तो बेल्जियम में मेजॉरिटी यानी जो डच है 59% वो स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ श्रीलंका में आपका क्या है कि जो माइनॉरिटी है वो स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका मतलब क्या है कि जो मेजॉरिटी है वो श्रीलंका में पावरफुल है। कर रहा है कि श्रीलंका जो 1948 में इंडिपेंडेंट होता है, द लीडर ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय देयर मेजोरिटी। कारण 1948 में जो सिंघाला कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं वो अपना डोमिनेंस अपना प्रभुत्व दिखाते हैं वहाँ के गवर्नमेंट पे क्योंकि वो मेजोरिटी में होते हैं। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू स्टेब्लिश सिंघाला सुपरमेसी। कह रहा है कि एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन। कह रहा है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब कि एडॉप्टेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जब डेमोक्रेसी की बात आ जाती है तो भाई हम बात करते हैं फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, और इलेक्शन की बात करते हैं कि लोगों ने सरकार को चुना। लेकिन ये मेजोरिटी में थी और मेजोरिटी में थी तो हमेशा इसके पास सीटें ज़्यादा होती थी, इसका प्रभाव ज़्यादा होता था, तो इसने अपनी सुपरमेसी को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसी मेजोरिटी या फिर इसी सुपरमेसी को उन्होंने दिखाते हुए क्या किया कि सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। 10 डिसरिगार्डिंग तमिल को छोड़ करके सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर सिंघाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब। और उन्होंने फिर से ऐसी व्यवस्था पॉलिसी लाई जिसमें सिंघाला एप्लीकेंट जो थे जो भी सिंघाला कम्युनिटी के लोग थे उनको यूनिवर्सिटी में फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा होगा। एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और एक नया कानून बनाया गया कि जो स्टेट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में नई चीज़ें ऐड की, आप बोल सकते हैं कि बनाया गया जिसमें स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। ऑल दीज मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल।
They felt that none of the majority political party led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to the, कह रहा है यहाँ पर सिंपल सी बात बोला जा रहा है कि जो सिंघाला थे वो मेजोरिटी में थे, वो एक मतलब बदलाव लाते गए। जैसे पहला क्या था कि बुद्धिज़्म को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी और जॉब में जो भी सिंघाला पीपल थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। फिर उसके बाद स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें लाते हैं जिससे क्या होता है, स्टेट जो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगा। जिससे क्या होता है कि जो तमिल्स होते हैं वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि भाई जो ये मेजिटोरियन गवर्नमेंट है या जो सिंघाला है वो उनके इंटरेस्ट का, उनके कल्चर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाई देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। उनको लगता है कि भाई आप जैसे हम लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम लोग कम है, तो हम लोगों को वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं जो राइट्स 70% सिंघाला को मिल रहे हैं। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम जॉब, उनको लगता है कि क्या ऐसा हो रहा था कि उनको जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि सिंघाला कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट अलग से रिकमेंड कर रही थी, अलग से पॉलिसी बना रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से उनके इंटरेस्ट को क्या किया था, इग्नोर किया जाता था। ये आपका मैप है, इसको आप एक बार देख लेंगे। जो ये पीले वाले हैं वो सिंघाला हैं, ये जो ऑरेंज वाले हैं ये आपके श्रीलंकन तमिल हैं, और जो ये डार्क वाले हैं ये आपके क्या हैं, ये इंडियन तमिल्स हैं। ठीक है, और बाकी ये मुस्लिम है, ये आप देख सकते हैं। तो सिंघाला ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल हम बात करें ना श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में क्या होता है कि 74% सिंघाला होते हैं जिन्होंने मेजोरिटी की हेल्प से सरकार बनाई और उसके बाद अपने प्रभाव को दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने बुद्धिज़्म को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। फिर यूनिवर्सिटी और जॉब के लिए अलग से पॉलिसी पेश की जो सिंघाला को सपोर्ट करे। फिर ऐसे गवर्नमेंट बनाए जिसने बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया, जिससे क्या होता है बाकी जो इंडियन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, जो बाकी जो कम्युनिटी थी वो नाराज़ थी और उसको लगता था कि जो गवर्नमेंट है वो उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है उनको जॉब लेने पे या फिर अदर अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसकी वजह से इनके अंदर एक गुस्सा आता और ये नाराज़ होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंघाला तमिल्स एंड कम्युनिटी स्टेंड ओवर टाइम, बिगड़ता गया। श्रीलंकन तमिल लॉन्च ए पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल ऑफ ऑफिशियल। अब क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई और लगातार स्ट्रगल करने लगे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिंग एन एजुकेशन एंड जॉब। यानी जो सिंघाला जो ऐसी पॉलिसी बनाए थे जिसमें यूनिवर्सिटी और जॉब के लिए सिंघाला को जो अलग से व्यवस्थाएं मिलती थी वैसे इनको भी अलग से व्यवस्थाएं सिक्योर की जाए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वर रिपीटली डिनाई। मतलब इनकी बार बार स्ट्रगल, बार बार बोलने के बावजूद भी इनकी जो बातें थी उनको नकार दी गई। ठीक है, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब फिर कह रहा है कि 1980 के आसपास, 1980 के आसपास बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड करने लगे कि आप एक तमिल स्टेट बनाइए इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, इधर या फिर इधर आप एक दो स्टेट बनाइए जो तमिल के इंटरेस्ट के लिए रहे, मतलब जो तमिल है उनके लिए एक अलग से स्टेट बना दिए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटी वर टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और आपका क्या हो जाता है, सिविल वॉर। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि जो तमिल थे वो अपनी बात को सामने रखे और कहे कि भाई आपने बुद्धिज़्म को ऑफिशियल क्या बोलते हैं, ऑफिशियल, जैसे आपने पढ़ा ना इधर क्या लिखा है आपका, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। सिंघाला को आपने क्या बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करने की बात की और यूनिवर्सिटी और जॉब के लिए आपने स्टेट को बोला कि भाई आप इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर तमिल वाले मांगने लगे और तमिल बोले कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, हमें भी जॉब में और यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो कहने लगे, लेकिन जब इनकी बातें नहीं मानी गई तो इन्होंने कहा कि भाई हमको एक अलग से स्टेट बना के दो तमिलनाडु के, सॉरी श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में, जिसको बार बार ये जो तमिल हैं वो बोलते हैं लेकिन इसको भी नकारा जाता है और जिसके वजह से एक होता है सिविल वार। यानी आप बोल सकते हैं कि सिंघाला वर्सेस
तमिल, इनके बीच लड़ाई होती है अपने राइट्स को लेकर के, ठीक है। और कह रहा है कि मैनी फैमिलीज वर फोकस ऑन द लीव द कंट्री एंड रेफ्यूजेज एंड मैनी मोर, मतलब हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी खोते हैं, इसमें मारे जाते हैं। और ये दिस द सिविल वॉर कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कंट्री इट इंडेड इन द 2009। और कह रहा है कि ये आपका 2009 में ख़त्म हुआ। लेकिन एकोमोडेशन इन द बेल्जियम, अब देखिए थोड़ा सा एकोमोडेशन देख लेते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम का जो सीन था, बेल्जियम लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ। अब जो यहाँ पे बेल्जियम के जो नेता थे वो अलग रास्ता अपनाते। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर, उन वो देखते हैं कि भाई नहीं भाई, रीजनल जो डिफरेंस है, जो एग्जिस्टेंस है डच का, उसको वो समझते हैं, उनके कल्चर को समझते हैं। और बिटवीन 1970 और 93 उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स एज टू वर्क फॉर द एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन लाइफ टुगेदर। और कह रहा है कि जिसके वजह से वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार अमेंड करते हैं, जिससे लोग वहाँ पे शांति से रहें। जिसमें आप देखिए पहला क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये लिखा गया, ये अमेंड किया गया कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कह रहा है कि कुछ अलग स्पेशल, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप में जहाँ मेजोरिटी होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल लॉ की ज़रूरत है। दस नो सिंगल कमिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। और कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे और कभी भी जो डिसीजन लेना होगा वो दोनों मिल करके लेंगे, कोई एक कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट of the two region of the country. The state government are not subordinate to the central government। बहुत सारे जो पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए और कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी, ठीक है। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंट। अब ब्रुसेल्स जो है राजधानी है, जहाँ पे आपने देखा कि 80% फ्रेंच हैं और 20% डच हैं। तो कह रहा है कि ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना, हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। भले ही फ्रेंच 80% और डच 20% है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो दोनों के इक्वल होंगे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए कि ब्रुसेल्स में मैंने बोला ना कि पूरे बेल्जियम में क्या था कि डच ज़्यादा थे और फ्रेंच कम थे। तो जब डच ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पार्टीशन एक्सेप्ट किया, इक्वल मिनिस्टर एक्सेप्ट किया, तो अब ब्रुसेल्स में जाहिर सी बात है कि फ्रेंच को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक तीसरी गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और ये जो स्टेट कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट की जाएगी एक लैंग्वेज के लोगों के द्वारा। इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, मतलब एक भाषा से संबंधित लोग मिल करके इसका चुनाव करेंगे। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। मतलब अगर जो डच बोलने वाला वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा, फ्रेंच बोलने वाले अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब देखिए बेल्जियम जो मॉडल था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर people speaking in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help avoid civic strife between the two major community। और कह रहा है ये जो पावर का बंटवारा था जिसके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होना था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। लेकिन श्रीलंका केस में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है।